पूरी दुनिया की नजर इस वक्त वॉशिंगटन पर टिकी है। कुछ ही मिनटों में नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इस वक्त उनकी शिखर वार्ता चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा का आज आखिरी दिन है और शिखर वार्ता करीब भारतीय समय के 8:30 बजे से जारी है। जब वो व्हाइट हाउस पहुंचे, उनकी मुलाकात इस वक्त राष्ट्रपति बराक ओबामा से हो रही है और माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद कई अहम समझौतों का ऐलान हो सकता है या कम से कम दिशा निर्देश सामने आ सकता है। वैसे कल ही मोदी और ओबामा दोनों ने साथ साथ चलने का अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था। और किस तरह की उम्मीदें हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, इस साझा बयान से, इस पर अब हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है वॉशिंगटन डीसी से आवाज संपादक संजय पुगाली और गेटवे हाउस के सीनियर जियो इकोनॉमिस्ट फेलो राज ऋषि सिंघल। सिंघल साहब, स्वागत है आपका। संजय जी, वेलकम। सिंघल साहब, पहले आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह की उम्मीदें हैं। हम उम्मीद करें कि आपसे कुछ ही देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। वैसे स्टिपुलेटेड टाइम 9:40 का था, लेकिन शायद जो मोदी और ओबामा की मीटिंग है वो थोड़ी एक टाइम लिमिट के दौरान से लंबी चल रही है। जी नमस्कार और धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मेरे ख्याल से कल रात का जो डिनर था, यानी वॉशिंगटन टाइम में कल रात को जो दोनों के बीच का सम्मेलन था, वो इनफॉर्मल था। दोनों ने मिलके एक दूसरे को जांचा, दोनों मिलके गपशप किया और आई थिंक ये भी तय किया कि आज के दिन क्या बातचीत करेंगे। तो मेरे ख्याल से आज के दिन 3-4 चीजें एजेंडा पर हैं। एक रहेगा डिफेंस, दूसरा सिक्योरिटी, फिर ट्रेड और चौथा इन्वेस्टमेंट। ये 4 चीजें जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इन दोनों देशों के लिए और इन पे चर्चा काफी हद तक रहेगी। दूसरी चीजें पे जरूर बातचीत होगा, जैसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, इन चीजों पर भी गौर किया जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से डिफेंस, सिक्योरिटी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, ये 4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है और इन पे चर्चा काफी देर तक रहेगी। जी, ये जो विजुअल आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, कैमरा वहां पर सेट हो रहा है, वही हॉल है जहां पर जल्द ही बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी आकर अपना एक साझा बयान पेश करेंगे। वो प्रेस से सवाल लेंगे या नहीं, ये अभी तक तय नहीं है। संजय जी के पास चलते हैं जो वॉशिंगटन डीसी में है इस वक्त। संजय जी, कल जो प्राइवेट डिनर रही बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी के बीच में, जैसे राजश्री ने भी बताया, वो एक तरह से एक पर्सनल एंगेजमेंट थी और उससे शायद दोनों लीडर्स के बीच में केमिस्ट्री बढ़ी होगी। क्या उसे एक ग्राउंड सेट हो गया एक तरह से आज के इस जॉइंट स्टेटमेंट और मीटिंग के लिए? मुझे लगता है कि ये जो एक प्रकार की ओवरलोडेड विजिट रही है प्रधानमंत्री मोदी जी की अमेरिका में, उसमें उनका मूल लक्ष्य जो है वो आज सामने आएगा और वो एक ही है जिसके बारे में वो बोलते रहे हैं कि कैसे भारत की गरीबी दूर की जाए और तरक्की को वहाँ पर, तरक्की की रफ्तार को वापस लाया जाए। सारा कुछ जो एजेंडा पर है भारत और अमेरिका के बीच, दोनों नेताओं के बीच में, उसका मूल जो है वो यही है कि ग्रोथ को कैसे लाएं, उसके लिए निवेश को कैसे लाएं, अमेरिका को कैसे कन्विंस करें कि भारत में उसको क्यों ज़्यादा निवेश करना चाहिए, कैसे कन्विंस करें कि उनके जो एजेंडा हैं उसको बढ़ाने से पूरे दुनिया के लिए एक प्रकार की अच्छी स्थिति बनेगी। इसके लिए दोनों की पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनके डिस्कशन में एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर के, क्लीन इंडिया से लेकर के, हाई टेक्नोलॉजी से लेकर के स्पेस तक और ट्रेड इन्वेस्टमेंट बढ़ाने तक सारे मुद्दे आज समेटे जाने वाले हैं। जी संजय जी, दोनों देशों के बीच के विवाद के भी काफी मुद्दे हैं। क्या दोनों नेता इस पर फोकस करेंगे और कुछ गिव एंड टेक करने को तैयार हैं? बिल्कुल, इसका संकेत आज दोनों नेताओं ने साथ में एक एडिट पेज पे आर्टिकल लिखा है यहाँ के बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में। उसमें ये बात साफ कही गई है कि हम लोगों के बीच में जो संभावनाएं हैं उसको अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है। हम लोगों के बीच में जो इश्यूज हैं उसको हार्मोनाइज करने की ज़रूरत है। चलें साथ साथ। इस सूत्र वाक्य से इस एडिटोरियल को आज खत्म किया है। ये पहली बार होगा कि 2 नेता मिलकर किसी अखबार में एडिटोरियल लिखें। इसमें जो बातें कही गई हैं उससे
साफ हैं कि मतभेदों को बात करके सुलझाते हुए एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप, जो रूटीन कन्वेंशनल गोल होते हैं, सिर्फ ये दोस्ती अब उसको डिलीवर न करे, उसके आगे की सोचे, इन दोनों देशों के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए। तो जहां तक इन मतभेदों का सवाल है, हो सकता है कि इनमें आज हम लोग स्पेसिफिक बहुत कुछ न सुने, लेकिन ये पक्के तौर पर है कि ये सारे मुद्दे अब एजेंडा में एक्टिव तौर पर परस्यू किए जाएंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट वहां पर राजऋषि जी, और इस पर आपका व्यू चाहूंगी। एक फॉर्मल प्रोटोकॉल से थोड़ा सा डिपार्चर इस ट्रिप पे क्या दिख रहा है? अनोखे तरीके अपने विजन स्टेटमेंट को सामने रखने के लिए का एक तरीका हमने देखा है इस ऑपेड के जरिए। दोनों नेताओं ने साथ में मिलकर एक एडिटोरियल लिखा है जो वॉशिंगटन पोस्ट में छपा है। ये एक ट्रेडमार्क आपको नजर आ रहा है मोदी डिप्लोमेसी का? ये एक आपने सच कहा अनूठी चीज है, और मेरे ख्याल से ये जो प्रयत्न है, ये प्रयत्न है जो दोनों के बीच रिलेशनशिप है उसमें जो दरार आ गए हैं, वो दरारें ठीक करने की एक प्रयत्न है। आप देख लीजिए अभी जो WTO में हिस्सा जो हुआ किस्सा, जहां पर इंडिया ने ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट पे प्रोटेस्ट अपना जारी किया, फिर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स लेके जो इंडिया और USA के बीच में डिफरेंसेस हैं, और भी कई चीजें हैं जिन पे इंडिया और USA में तनाव बढ़ती रही है। फिर लास्ट ईयर देवयानी खोबरागड़े लेके जो किस्सा हुआ, इन सब को लेके जो तनाव आई है दोनों के बीच में, इन तनावों को दूर करने के लिए जो पहला कदम लेना चाहिए, वो पहला कदम लिया है इन दोनों नेताओं ने। और वो पहला कदम है एक जॉइंट स्टेटमेंट, एक जॉइंट ऑपेड अखबार में, और ये बड़ी अनूठी चीज है। और इससे थोड़ा बहुत प्रोत्साहन भी मिलता है कि हाँ, दोनों सीरियस हैं, दोनों चाहते हैं कि अपनी रिलेशनशिप बरकरार रहे, और दोनों सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इस प्लैनेट पे। तो इट्स होपफुल कि दोनों बोथ वांट टू डू समथिंग, दोनों मिलकर साथ कुछ करना चाहते हैं। कुछ तो इसमें आशा की नजर आती है। जी, साथ में राजू जी, ये एक जो पर्सनल कनेक्ट की बातें बार बार हो रही हैं, और खास करके कल के प्राइवेट डिनर के बाद जिस तरह MEA ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी बताया कि बराक ओबामा ने नरेंद्र मोदी का स्वागत केम छो करके कहा, ये पर्सनल टच कितने जरूरी है स्पेसिफिकली इस कॉन्टेक्स्ट में कि बराक ओबामा के खुद के करीब 2 साल बचे हैं इस टर्म के, और उनकी खुद की डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है काफी इस समय। जी, लेकिन बराक ओबामा की जी 2 साल बाकी हैं, ये 2 साल बहुत सिग्निफिकेंट है। अब देखिए, झांक के किसी भी दुनिया के किसी भी कोने पे यूक्रेन लेके प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है, अभी मिडिल ईस्ट में ओबामा जी ने ठीक किया है कि वो अपनी आर्म फोर्सेस भेजेंगे, री एंगेज करेंगे मिलिटरीली। नॉर्थ कोरिया में प्रॉब्लम है, साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम है। तो आप जहां भी देखिए बराक ओबामा के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और इन सब प्रॉब्लमों को झेलने के लिए उनको सहायता चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए, और वो पार्टनरशिप इंडिया से भी मिल सकता है। और इसलिए ये पर्सनल रिलेशन, ये पर्सनल टच बहुत जरूरी है दोनों के बीच। इसलिए लगता है कल रात का जो डिनर था वो एक तरीके से फाउंडेशन बिल्डिंग रहा है, इनफॉर्मल, और किसी एक एजेंडा फ्री डिस्कशन जिसे कहते हैं, वो इनफॉर्मल एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है। जी, बने रहे हमारे साथ राजू जी और संजय। इंतजार चल रहा है उस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उस साझे बयान का। ऋषिराज सिंघल और संजय पुगलिया हमारे साथ मौजूद है इस खास चर्चा में। सिंघल साहब, किस तरह का फोकस रह सकता है, क्योंकि हमने देखा उस प्राइवेट डिनर का भी जो ड्यूरेशन है थोड़ा एक्सटेंड हुआ था, क्योंकि दोनों नेता चर्चा में थे, बातचीत में थे। इस बार कौन सी चीजें हैं जो भारत को फोकस में लानी ही पड़ेगी? जितना भी फील गुड अभी तक एटमॉस्फेयर रहा है इस यात्रा में, फिर भी उसके बावजूद कुछ जो कठोर सच्चाइयां हैं हमारे रिश्तों की, उनको सामने लाना बहुत जरूरी है। वो कौन से मुद्दे हैं? सॉरी, मेरे को एक
समझ में नहीं आया, जरा आपका प्रश्न जरा एक दफे दोहराएंगे? कि ऐसे ऐसे कौन से वो स्टिकी इश्यूज हैं भारत और अमेरिका के बीच में जिनको सामने लाना इन टॉक्स में बहुत ही जरूरी है इस वक्त? जी जी, एक तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो चल रहा है बहस, ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट लेकर, ये जो अग्रीमेंट है इससे वर्ल्ड ट्रेड में बढ़ावा आएगा, ग्लोबल जीडीपी में बढ़ावा आएगा, और इससे देशों की जो व्यवस्थाएं हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, पोर्ट्स, कस्टम्स प्रोसेसेस, इसमें भी बढ़ावा आएगा। तो इसका एक ग्लोबल अग्रीमेंट बाली में ठीक किया गया था, सब देशों ने इस पे एक साथ सहमत थे इस एग्रीमेंट पे, और उसी समय यह भी तय किया गया था कि भारत की जो फूड सिक्योरिटी की इश्यूज हैं उसमें भी चर्चा होगी और उसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाएगा, क्योंकि फूड सिक्योरिटी के जो सब्सिडीज हैं उनको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो पुराना फॉर्मूला है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं और भारत ने कहा कि ये फॉर्मूला को बदलना चाहिए। तो उस समय बाली में ठीक हुआ था कि टीएफए अग्री किया जाएगा और इंडिया का फूड जो सिक्योरिटी का इशू है वो उसका परमानेंट सॉल्यूशन भी निकाला जाएगा। इसके बाद 6 महीने में ये देखा गया भारत को ये महसूस हुआ कि यूएसए और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज जो थी वो सिर्फ टीएफए लेके इंटरेस्टेड थी, फूड सिक्योरिटी पे उन्होंने कुछ चर्चा नहीं किया, कुछ गौर नहीं किया। इसीलिए जून में भारत ने टीएफए को ब्लॉक किया डब्ल्यूटीओ में। तो ये एक सोर पॉइंट है दोनों देशों के बीच। दूसरी चीज ये भी है कि भारत की जो पेटेंट प्रोसेस है, प्रोडक्ट पेटेंट्स और प्रोसेस पेटेंट्स फॉर फार्मा प्रोडक्ट्स, दवाइयों के लिए, इन दोनों देशों के इसमें दोनों देशों में बहुत डिफरेंसेस हैं और भारत का जो अभी लेजिस्लेशन है, रूल्स हैं, इसमें हम लोग जेनेरिक ड्रग्स बहुत अलाउ करते हैं और चीपर प्रोडक्शन फैसिलिटेट करते हैं। तो इससे जो बड़ी फार्मा कंपनियां हैं यूएसए की, उनको बहुत दिक्कत है। उन जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक दवाई एंटी कैंसर दवाई थी जो जिसकी पेटेंट नोवार्टिस की दवाई थी, उसकी पेटेंट को एक्सटेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया था लास्ट ईयर। तो अब वो जो डिनायल था उसको लेकर यूएसए में बहुत हलचल मची है। ये भी एक मुद्दा है। न्यूक्लियर लायबिलिटी क्लॉज लेके दूसरा इशू है। तो 3-4 चीजें हैं जिन पे दोनों के बीच बहुत स्टिकीनेस है और ये पहले निकालना चाहिए, अब दोनों के बीच इनको सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि इनको सॉर्ट आउट किए बगैर ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है। एक जो बात है जो हमेशा एक तरह से अटकती है भारत और अमेरिका के रिश्तों में, और इस बार इसका जिक्र पब्लिकली तो नहीं हुआ है, क्या बातें चल रही हैं अंदर इस वक्त तो हमें पता नहीं, लेकिन सिंघल साहब, पाकिस्तान का मुद्दा हमेशा कहीं ना कहीं अटकता है भारत और अमेरिका की जब बात होती है। पिछली बार जब बराक ओबामा भारत आए थे तब भी वो 26/11 के काफी करीब था वो विजिट जो मुंबई में अटैक हुए थे, और उस पर यहाँ पर संकोच था कि क्यों उन्होंने खुलकर पाकिस्तान की निंदा नहीं की। इस बार हालांकि एक यूएन समिट भी यहाँ पर हुआ था और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी अमेरिका में आए हुए हैं, तभी भी ये बीच में मुद्दा अटका नहीं है। क्या ये फिलहाल बैक बर्नर पर चला गया है? इंडिया के लिए तो ये बैक बर्नर पर है नहीं, क्योंकि मोदी जी ने अपने यूएनजीए स्पीच में इसका एकदम साफ जिक्र किया और नवाज शरीफ जी की जो टिप्पणी थी उस पर भी सख्त निंदा की है। सो इंडिया के लिए ये बैक बर्नर पे नहीं है और हो भी नहीं सकती है। लेकिन मैं इस बात से मेरे को ये दृढ़ विश्वास है कि ओबामा जी के साथ जो बातचीत होगी, जो चर्चा होगा डिफेंस सिक्योरिटी लेकर, उसमें पाकिस्तान का जिक्र जरूर उठेगा, क्योंकि अफगानिस्तान लेके भी चर्चा होगी, क्योंकि यूएसए अभी अफगानिस्तान से अपना ट्रूप्स विड्रॉ करने की बात चल रही है। अगर ट्रूप्स विड्रॉ करते हैं ओबामा जी तो उसका जो फॉल आउट होगा, इम्पैक्ट होगा, उसको लेके जरूर चर्चा होगा।
और उस तहत पाकिस्तान का भी जो रोल है, जो वो अपना निभाएंगे एज अ नेबर, उसकी भी चर्चा होगी। तो लगता नहीं है ये बैक बर्नर पे है। हाँ, ये जरूर है कि पब्लिकली शायद कुछ उसका हमारे पास जिक्र न करे वो, लेकिन जो क्लोज डोर मीटिंग है उस पर जरूर चर्चा होगी उसमें। चलते अब संजय पुगलिया के पास, हमारे संपादक जो इस वक्त वॉशिंगटन में है। संजय जी, किस तरह के मेन आउटकम्स की उम्मीद है? भारत और अमेरिका के बीच अब जो बाकायदा बातचीत होनी है, उसके पहले का जो एक वार्म अप है उसको भी देख लिया जाए तो ये पता लगता है कि दोनों नेताओं के बीच में डिनर बहुत अच्छा रहा और एक प्रकार से मोटी मोटी बातें की गई कि कल के एजेंडा में हमको क्या क्या करना है और किन किन बातों को अभी शायद पीछे छोड़ देना है। तो एक आम सहमति इस डिनर पर बनी होगी। और डिनर के पहले जिस प्रकार से कॉरपोरेट अमेरिका के साथ मोदी जी ने बात की और कहा कि जो भी रुकावटें हैं निवेश के रास्ते को, उसको दूर की जाएंगी। अब आप लोग भारत में आइए, आपके कामकाज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीईओ लोगों ने भी बहुत सारे सवाल पूछे और जवाब में यही निकल करके आया कि मेरा कमिटमेंट है कि वहां मैं आपको बिजनेस करने लायक अच्छा माहौल दूं, क्योंकि ये भारत की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि B2B डिप्लोमेसी उनकी बहुत अच्छी रही और आज जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिप्लोमेसी का वक्त है, उसमें भारत और अमेरिका की दोस्ती अब पक्के तौर पर एक नए दौर में जाते हुए दिख रही है। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से विदेश नीति को अभी तक कंडक्ट करते आए हैं पिछले 4-5 महीने में, वो एक कमाल की बात है और एक फिनाले की तरफ, उनके फर्स्ट राउंड को फिनाले की तरफ ले जा रहा है, जिसमें अमेरिका से दोस्ती एक ट्रांसफॉर्मेशनल रास्ते पर चली जाए। ये तो लगता है कि आज हो ही जाएगा। जी, तो अंत में सिंघल साहब, यहाँ पर साफ तौर पर मोदी जी के इस डिप्लोमेसी का फोकस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस और ट्रेड रहा है और इस संदर्भ में शायद जो उनकी बड़े अमेरिकन कंपनियों के सीईओ से बातचीत और मुलाकात हुई है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण अंत में साबित हो सकता है। लेकिन क्या अब असली चैलेंज है कि जो जो वादे किए गए हैं उन पर अमल करने का एक रोड मैप ही भारत सामने लाए? देखिए, ये तो इनिशियल मीटिंग्स हैं। मेरे को तो लगता नहीं है इनमें से कुछ ज्यादा निकलेगा। यानी आपको अगर लगता है कि मोदी साहब यूएसए से वापस आएंगे झोला भर कर एमओयूज और डील्स के साथ, तो वो लगता नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको पहले अपना डोमेस्टिक इकोनॉमी ठीक करना है। रेट्रोएक्टिव टैक्सेशन, फिर लैंड एक्विजिशन की जो इश्यूज हैं, इन्फ्लेशन, स्लो ग्रोथ, इंक्लूजन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम्स जब तक वो अमल नहीं करेंगे तब तक निवेश आना मुश्किल है। इसलिए मेरे को लगता है ये पहला मीटिंग है, ये फाउंडेशंस बिठाई जा रही हैं, इन पे बिल्ड करना होगा उनको। इसलिए कल का जो डिनर था और आज की जो मीटिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन पे बेस होंगी फ्यूचर डील्स, फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग्स, फ्यूचर अग्रीमेंट्स। वैसे तो देखा जाए तो यूएस और इंडिया के बीच बहुत सारी अग्रीमेंट हैं, 36 अग्रीमेंट्स हैं अभी तक, और इन अग्रीमेंट्स को अमल करने के लिए जो एक्शन लेना पड़ेगा वो एक्शन की जरूरत है। सो दोनों नेताओं को तालमेल, विजिबल एक तालमेल चाहिए और वो तालमेल जारी करने के लिए मोदी साहब यूएसए गए हैं और बिल्कुल काफी हद तक मेरे को लगता है सक्सेसफुल हैं। यहाँ पर आप बने रहे हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे जल्द ही। बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी की बातचीत के बाद, शिखर वार्ता के बाद एक साझा बयान जारी किया गया है, जिसमें दोनों देशों के लीडर ने कोऑपरेशन और साथ साथ चलने की बात कही है। कई मुद्दों पर इस साझा बयान के जरिए पता चला है कि चर्चा हुई नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा के बीच। इसी का हम विश्लेषण कर रहे हैं इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं CNBC आवाज संपादक संजय पुगलिया, जो इस वक्त वॉशिंगटन DC में है, और
नरेंद्र मोदी के इस पूरे यूएस विजिट, यूएस यात्रा को वो कवर कर रहे हैं, पल पल की खबरें आप तक ला रहे हैं। साथ में हमारे जुड़े हुए हैं राजश्री सिंघल, जो गेटवे हाउस के फेलो है। स्वागत है आपका। संजय जी, आपके पास पहले चलते हैं। जी, संजय जी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल चलते हैं सिंघल साहब के पास। आपने सुना दोनों लीडर्स ने काफी साफ कहा कि किन किन बातों पर चर्चा हुई है, किन मुद्दों को उजागर किया गया है इस शिखर वार्ता में। आपका पहला इंप्रेशन क्या है? कुछ ठोस निकल कर आया है? जी देखिए, बात दो लेवल पर हुई है। एक तो है ट्रांजैक्शन लेवल पर, जो जहां पर WTO लेके बात हुई है, H1B वीजाज लेके बात हुई है, उद्योग लेके बात हुई है, निवेश लेके बात हुई है। ये रहा एक ठोस कार्यक्रम। दूसरी तरफ एक रिलेशनशिप जो और भी इम्पोर्टेंट है, जो ट्रांजैक्शन लेवल पे लिमिटेड नहीं है, उसको लेके रही है कि जॉइंट टेररिज्म काउंटर स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए, दोनों की कोऑपरेशन कैसी रहेगी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैसे आगे बढ़ेगी, इन चीजों को लेके बात हुई है। तो दो लेवल पे हुई है ये बातें। तो मेरे को लगता है, जैसे मैंने पहले कहा था, ये फाउंडेशन लेइंग एक्सरसाइज है, और इसमें जो उभर के आ रही है बात, उसमें काफी इंकरेजिंग लगता है मेरे को, क्योंकि दोनों नेताएं लगते हैं उलझे हुए हैं और दोनों काफी अवेयर है कि इस रिलेशनशिप में कठिनाइयां हैं, लेकिन कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने की संभावना है। जी, स्पेसिफिक बातें जो कम से कम नरेंद्र मोदी ने अपने बयान के हिस्से में कहा, जिस पर चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रपति बराक ओबामा से कहा है कि भारत की जो सर्विस कंपनियां हैं उन्हें ज़्यादा एक्सेस दिया जाए। इसमें कहीं ना कहीं वीज़ा इशू कवर हो जाता है। WTO की उन्होंने बहुत साफ तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो भारत की पोजीशन है उसको भी आप समझने की कोशिश करें, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। इतना एक कोई स्पेसिफिक रिस्पांस आपको बराक ओबामा के बयान में भी नजर आया? जी नहीं, ओबामा का जो बयान था वो थोड़ा, उससे मेरे को इतना स्पेसिफिक नजर नहीं आया, थोड़ा जनरलिटीज लगे मेरे को। मोदी जी की बयान थोड़ी स्पेसिफिक्स थी, और ये जो विषय की उल्लेख की गई है, WTO और जो वीज़ा की प्रॉब्लम्स हैं, ये तो हमको अफेक्ट करने वाली प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अगर WTO का ये दुनिया में ये माना जा रहा है कि इंडिया ने जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को ब्लॉक किया है, ये इंडिया ने अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए किया है, लेकिन असलियत कुछ दूसरी है, क्योंकि जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट में जो स्टेप्स लेनी चाहिए वो इंडिया ऑलरेडी ले रही है, और इससे इंडिया को भी फायदा होगा। लेकिन इंडिया के लिए फूड सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण है और इंडिया उसको सैक्रिफाइस नहीं करना चाहती है। तो ये जो पॉइंट है, ये दोनों तरफ से समझने की जो कोशिश है, ये कोशिश किसी ने नहीं की है अभी तक। जी, तो चलते मेरे को लगता है जी चलते हैं हम संजय पोगालिया के पास, CNBC आवाज संपादक। संजय जी, अगर आप हमें सुन सकते हैं, पहली चीजें जो निकल कर आई हैं इस साझा बयान से, पार्टनरशिप की बात की गई है, कोऑपरेशन की बात की गई है, लेकिन स्पेसिफिक्स में सिग्निफिकेंट बातें आपको क्या नजर आई? इसमें जो अभी तक जितनी डिटेल सामने आ गई है, उसमें सबसे बड़ा हाईलाइट है डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ा कोऑपरेशन बढ़ाने जा रहे हैं दोनों देश। हम CNBC आवाज पर डिफेंस सेक्टर को लगातार हाईलाइट करते रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये महत्वपूर्ण एजेंडा है। तो जो हम दोनों देशों के बीच में डिफेंस सहयोग का करार है, उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें न सिर्फ ट्रेनिंग शामिल है, बल्कि जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, और ये जो समुद्री इलाके हैं चाइना से, जिन मामलों में हम लोगों को कुछ इश्यूज हैं, उसमें एक बड़ा सहयोग आते हुए हम देखेंगे। तो डिफेंस कोऑपरेशन मुझे लगता है सबसे बड़ा इसमें एक अभी तक पॉइंट निकल करके आया है। दूसरा ये है कि हम जो एक राष्ट्रीय डिफेंस यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, वो अमेरिका के एक्टिव सहयोग से बनाएंगे, ये दूसरी बात है। तीसरी बड़ी बात है जो मोदी जी का ओवरऑल एजेंडा है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए, उस पर भी कई करार हुए हैं, लेकिन खास तौर पर यह हुआ है कि इलाहाबाद, वाइजैग और अजमेर, इन 3 शहरों को, और ये पॉलिटिकली बहुत ही समझ करके चुने गए होंगे ये शहर भारत की तरफ से, इनको स्मार्ट सिटीज के लिए अमेरिका इसमें सहयोग करेगा।
तीसरा इशू है जो बड़ा लगता है मुझे, वो है काउंटर टेररिज्म के बारे में हमारे जो आपस में कोऑपरेशन का लेवल है वो बहुत ज्यादा डीपन होगा। इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए कुछ नए करार हुए हैं, नई अंडरस्टैंडिंग हुई है कि किस तरीके से काउंटर टेररिज्म की लड़ाई में भारत एक्टिव पार्टनर बनना चाहता है। न सिर्फ हमारा इशू जाहिर है कि इसमें ये कहा नहीं गया है, लेकिन सिर्फ ये पाकिस्तान जनित आतंकवाद कर रहे हैं, दूसरे मुद्दे भी हैं। और जो अभी इधर चल रहा है सीरिया इराक वगैरह का क्राइसिस, उसमें अमेरिका को भारत ने एक तरीके से साफ कहा है कि हम इसमें सहयोग करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि डिफेंस और आतंकवाद और सिक्योरिटी ये एक बास्केट है। दूसरा बास्केट है आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए, जिसमें अमेरिका ने कहा है कि सारे क्षेत्रों में हम आपकी मदद करना चाहेंगे और इससे भी जुड़े हुए कई सारे समझौते हुए हैं। तीसरा हिस्सा है एनर्जी सिक्योरिटी का, जिसमें ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो क्लीन एनर्जी है, उसमें भारत और अमेरिका के बीच में सहयोग को हम बहुत बढ़ता हुआ देखेंगे। एक और मुद्दा है जिसमें कोऑर्डिनेशन की बात आगे बढ़ी है, वो है अफगानिस्तान में जब अमेरिका विड्रॉवल करे तो ये विड्रॉवल हमारे साथ कोऑर्डिनेशन के साथ हो, क्योंकि वहाँ हमारे बहुत बड़े स्टेक्स हैं। तो अफगानिस्तान की भी चर्चा इसमें हुई है। बहुत ही वाइड रेंजिंग करार हुए हैं दोनों देशों के बीच में। बातचीत दोनों जो थी, जो स्ट्रक्चर बातचीत थी वो, और जो बाद में स्ट्रिक्टेड बातचीत थी मोदी और ओबामा के बीच में, वो दोनों अपने तय समय से एक्सचेंज भी हुई है। और अभी बहुत करारों की डिटेल आने पर थोड़ा और समझ में आएगा कि जो आर्थिक सहयोग और कारोबारी सहयोग की बात है उसके और क्या दौरे निकल के आते हैं। जी, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे तुरंत ब्रेक के बाद हमारे खास कवरेज के साथ। एक धमाकेदार अमेरिकी यात्रा जिसमें हर एलिमेंट दिखा है अब तक। यहाँ एनआरआई जो अमेरिकन्स हैं उनसे जुड़े हैं नरेंद्र मोदी। मैडिसन स्क्वायर गार्डन में एक रॉकस्टार परफॉर्मेंस और वॉशिंगटन डीसी में अंत में जाकर 2 घंटे की बातचीत बराक ओबामा के साथ। आज फॉर्मल बातचीत रही थी, कल प्राइवेट डिनर रहा। और जो आप देख रहे हैं इस वक्त आपके स्क्रीन में लाइव विजुअल्स देख रहे हैं दोनों नेताओं के, बाहर उनकी बातचीत जारी है, ये नज़र ही आ रहा है। और काफ़ी कॉर्डियलिटी और वार्मथ नज़र आ रही है उस बॉडी लैंग्वेज में। तो क्या निकल कर आया इस यात्रा से, कितनी सफल रही जो हमें चाहिए, क्या वो मिला, क्या सही संकेत गए हैं आगे, क्या नींव एक पैदा हुई है आगे रिश्तों की, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। CNBC आवाज संपादक संजय फुगालिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं वॉशिंगटन डीसी से, पल पल की खबर ला रहे हैं आपके लिए इस पूरे दौरे से। साथ में गेटवे हाउस के राजश्री सिंघल भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, पहले आपके पास आते हैं। ज्यादा एटमॉस्फेरिक्स और साउंड और परसेप्शन, या फिर उतना ही हमें एक्चुअल टर्म्स में मिला है इस पूरे यात्रा से? साझा बयान से आपको क्या लगता है, क्या सेंस बन रहा है? मुझे लगता है कि ठोस और गहरे सहयोग की एक अच्छी शुरुआत आज हुई है। हमारी तरफ से महत्वपूर्ण था कि डिफेंस सेक्टर के मामले में हम आगे अमेरिका के साथ कैसे डील करना चाहते हैं, और उसमें अमेरिका के साथ अगर डिफेंस करार हमारा 10 साल के लिए आगे के लिए बढ़ गया है, हमने अगर न्योता दे दिया है कि अमेरिका की डिफेंस कंपनियां वहां आएं और इन्वेस्ट करें भारत में, और हमने अगर ये कह दिया है कि हम नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो खोलेंगे उसमें अमेरिका का सहयोग लेंगे, तो डिफेंस मुझे लगता है कि एक बड़ा सेक्टर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडा में बहुत ऊपर था। दूसरा मुद्दा है आतंकवाद का, जिसमें बहुत ही करीबी सहयोग की बात हुई है। करीबी सहयोग का अर्थ यह है कि इंटेलिजेंस से लेकर के एक्सपर्टीज तक और आपस में कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी तक बातचीत अब होगी, ऐसा संकेत भी साफ आता है। अफगानिस्तान में अगर ये हो रहा है कि अब हम लोग जो भी वहाँ अमेरिका करे हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में करे अपना विड्रॉवल और हमारी वहाँ मौजूदगी बढ़े, तो ये भी माना जाएगा कि एक सहयोग की तरफ एक बड़ा सीरियस एक्शन प्लान हो गया है। जाहिर है कि सारे मुद्दे ट्रेड के भी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के भी और सिक्योरिटी और डिफेंस स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के भी सारे मुद्दे शामिल हुए हैं। लेकिन जो इस वक्त की छोटी दूसरी हेडलाइंस हैं, छोटी यानी इंटरेस्टिंग हेडलाइंस, ये है कि स्मार्ट सिटी में वाइजाग से लेकर इलाहाबाद से लेकर अजमेर तक अमेरिका का सहयोग
तो जाहिर है कि भारतीयों को ये बात बहुत पसंद आएगी। दूसरी बात है कि उन्होंने राष्ट्रपति ओबामा और उनके परिवार को मोदी जी ने इनवाइट किया है भारत आने के लिए। जाहिर है कि अब जल्दी ही उनकी एक यात्रा शायद अगले साल अमेरिका के राष्ट्रपति की भारत के लिए हो सकती है। रीजनल पीस और सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी जिसके संबंध में फिर पाकिस्तान और चीन की चर्चा चली आती है, उसमें जाहिर है कि इस मिलिट्री कॉपरेशन की जो हम बात कर रहे हैं उसमें ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज और उसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करना दूसरा एक एजेंडा होने जा रहा है। जी, और जो दृश्य आप देख रहे हैं इस वक्त वो हैं बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी के, जो मार्टिन लूथर किंग के मेमोरियल पर रहे हैं, वो अब तक जो हम दिखा रहे थे। तो क्या कहा दोनों लीडर्स ने अपने साझा बयान में, देखते हैं हाइलाइट्स। During our discussions, we affirmed that as two of the world's largest democracies, vibrant people-to-people contact between India and the United States, including an incredible Indian American population that contributes so much, that we have so much in common. It is critical for us to continue to deepen and broaden the existing framework of partnership and friendship that already exists. During our discussions, we affirmed that as two of the world's largest democracies, vibrant people-to-people contact between India and the United States, including an incredible Indian American population that contributes so much, that we have so much in common. It is critical for us to continue to deepen and broaden the existing framework of partnership and friendship that already exists. सदर ओबामा और मैंने अपनी सहज आर्थिक प्राथमिकता के बारे में विस्तार से चर्चा की। मेरा विश्वास है कि निकट भविष्य में भारत एक बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास और परिवर्तन की ओर आगे बढ़ेगा। भारत में हम पॉलिसी और प्रोसेस दोनों को बदलने पर बल दे रहे हैं, जिससे भारत के साथ बिजनेस करना सहज और लाभदायक होगा। भारत में आर्थिक अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारत अमेरिका के आर्थिक संबंधों में तीव्र गति से विस्तार होगा। सदर ओबामा और मैंने अपनी सहज आर्थिक प्राथमिकता के बारे में विस्तार से चर्चा की। मेरा विश्वास है कि निकट भविष्य में भारत एक बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास और परिवर्तन की ओर आगे बढ़ेगा। भारत में हम पॉलिसी और प्रोसेस दोनों को बदलने पर बल दे रहे हैं, जिससे भारत के साथ बिजनेस करना सहज और लाभदायक होगा। भारत में आर्थिक अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारत अमेरिका के आर्थिक संबंधों में तीव्र गति से विस्तार होगा। और जो स्पेसिफिक्स और महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर आ रही हैं इस साझा बयान से, भारत और यूएस ने अपने फ्रेमवर्क अग्रीमेंट जो डिफेंस कोऑपरेशन के क्षेत्र में है उसको रिन्यू किया है 10 सालों के लिए। अमेरिका भारत के प्लान्ड नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एक नॉलेज पार्टनर रहेगा। अफगानिस्तान की बात हुई, WTO की बात हुई, इबोला के लिए भारत $10 मिलियन का एक कंट्रीब्यूशन करेगा इस वायरस को टैकल करने के लिए। राजश्री सिंघल जी, आपके मुताबिक क्या महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आई हैं और क्या फ्यूचर रिलेशन के लिए एक नींव बनी हुई है इस मीटिंग के बाद? मेरे को जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज लग रही है वो है जो 3 स्मार्ट सिटीज की चॉइस की गई है, इलाहाबाद, अजमेर और विशाखापट्टनम। वाइजैग, सॉरी वाइजैग। हाँ, वाइजैग। सो इन तीनों का जो चॉइस है ये बड़ा अनोखा चॉइस है, और इनके पीछे क्यों इनको चूज किया गया है, इनका पॉलिटिकल रीजन है या इसके पीछे कोई दूसरा अनूठा कारण है, ये हमको मालूम नहीं है, कभी किसी को मालूम नहीं है। लेकिन
ये तीनों शहर जो चूज की गई हैं स्मार्ट सिटी बनाने के लिए और जिसमें उन्होंने अमेरिकी की सहयोग मांगी है, ये बड़ा एक अजीब सा है डिसीजन, क्योंकि देखा जाए तो राजस्थान बीजेपी रूल्ड स्टेट है, जो वाइजैक है आंध्रा, रायलसीमा या सीमांध्रा, वो भी एक बीजेपी एलाई रूल्ड स्टेट है। रही बात इलाहाबाद की, यूपी में वो हालांकि अभी समाजवादी पार्टी लोकल स्टेट गवर्नमेंट में है, लेकिन लोकसभा में भारी सीटें मिली हैं बीजेपी को इलाहाबाद से और यूपी से। सो अब मालूम नहीं पड़ रहा क्या कारण है इन तीनों शहरों को चूज करने की, लेकिन इंटरेस्टिंग है ये चॉइसेस, क्योंकि अगर पॉलिटिकली भी अगर आप ना देखें इनको, वैसे भी शहर के तौर पे देखें तो तीनों शहर बहुत इंटरेस्टिंग शहर हैं। वाइजैक एक स्टेट कैपिटल बन सकता है, इलाहाबाद एक बड़ी शहर है, उसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है, अजमेर भी बहुत इंटरेस्टिंग शहर है, उसकी भी लंबी एक हिस्ट्री है जी। और स्मार्ट सिटीज के पूरे जो प्लान है उसमें जो बी टाउन सिटीज हैं उस पर भी फोकस वैसे ही है, लेकिन आपसे कह रहे हैं कि सिटीज के चॉइस के पीछे क्या आइडिया है, इसके बारे में भी चर्चा हो सकती है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे जल्द ही और इस साझा बयान और पूरे अमेरिकी यात्रा पर हम और चर्चा करेंगे। बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी के साझा बयान से क्या निकल कर आया, ये जानने के लिए आप चलते हैं सीधे वॉशिंगटन डीसी। सीएनबीसी आवाज संपादक संजय पुगलिया हमारे साथ है। संजय जी, देखिए तमन्ना, सबसे पहले ज़रूरी था कि ये रिश्ता जो एक तरीके से कोल्ड स्टोरेज में सस्पेंडेड एनिमेशन में पड़ा था, उससे बाहर निकल करके आए और इसमें गर्मजोशी आए। ये काम पक्के तौर पर हो गया है। अब बड़ी बड़ी बातें क्या निकली है, उसमें सबसे बड़ा है डिफेंस कोऑपरेशन और काउंटर टेररिज्म। इस पर काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हुई हैं और काफ़ी बड़े डेवलपमेंट हो सकते हैं। इन्होंने यूएस की डिफेंस कंपनियों को आने का न्योता दिया है मोदी जी ने। ये साफ संकेत देता है कि डिफेंस उनके लिए कितनी बड़ी प्रायोरिटी है। इसी प्रकार जो समुद्री इलाकों में एशिया में इश्यूज बने हुए हैं, उसको लेकर के मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए डिफेंस कोऑपरेशन दूसरा बड़ा मुद्दा है। ट्रेड एक टिकलिश इशू है, उस पर यह कहा गया है कि हमने अपने कंसर्न बताए हैं डब्ल्यूटीओ से जुड़े हुए जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है उसके बारे में, क्योंकि हमारे लिए फूड सिक्योरिटी जरूरी है। सर्विसेज सेक्टर में जो हमको दिक्कत आती है अमेरिका में काम करने में भारतीयों को और भारतीय कंपनियों को, उसके बारे में भी हमने अपने कंसर्न बताए हैं। तो ट्रेड में कितना डेवलपमेंट हुआ है, ये एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इसमें 50-50 सा रहा होगा। मेरे साथ शिरीन भान मेरी सहयोगी मौजूद हैं, उनसे भी इस पर आगे पूछते हैं कि उन्होंने क्या क्या हाईलाइट इसके अभी तक अब्जॉर्ब किए हैं। जी संजय जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि डिफेंस जो एक एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में हम लोग कभी 3-4 दिन से बात कर रहे हैं कि इस पे कुछ खास देखने को मिलेगा और दोनों तरफ ने यही कहा है क्योंकि एफडीआई लिमिट बढ़ा दी गई है। लेकिन आनंद महिंद्रा से हम बातचीत कर रहे थे, उनका डिफेंस में भी इंटरेस्ट है और वो कह रहे थे कि थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि बताया गया है कि एफडीआई लिमिट बढ़ चुका है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद और भी बढ़ सकता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा बिफोर वी एक्चुअली सी सम जॉइंट वेंचर्स हैपनिंग। पर टीएफए की आपने बात की और बोथ साइड्स संजय जी ये कह रहे हैं कि टीएफए के मामले पे जो आज हमने बातचीत देखी है वो थोड़ी पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि जब दिल्ली आए थे और जॉन कैरी जब थे दिल्ली में सुषमा स्वराज जी के साथ, उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि पेनी प्रिट्जकर जो कॉमर्स सेक्रेटरी के वी आर डिसअपॉइंटेड विद इंडियाज पोजीशन। आज दोनों साइड्स में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है डब्ल्यूटीओ मामलों पे लेके, तो वो एक पॉजिटिव है। लेकिन मैं स्टोप टैलबर्ट से बात कर रही थी संजय जी, वो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुके हैं और उनका ये मानना था कि जिस प्रकार से आज एक जॉइंट ओपेड लिखा गया था वॉशिंगटन पोस्ट में, बायलाइन बराक ओबामा और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये एक यूनिक बात है। उनके हिसाब से ये ऐसा हम रिकॉल नहीं कर पाए हैं कि किसी दो कंट्रीज की लीडर्स ने इस प्रकार का कुछ किया होगा। तो जिस प्रकार की ये ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप की बात करें, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बात करें, वो
जब होगा तब होगा, देखी जाएगी। लेकिन डायरेक्शनली जो पहला कदम नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा को लेना था वो एक काफी सॉलिड और फर्म पहला कदम लिया गया है। बिल्कुल जाहिर है कि और जो कॉपरेशन बढ़ना है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वाला, उसमें पहले हिंदुस्तान को अपने बहुत सारे कामों को फिक्स करना है, उसके बाद हो पाएगा। लेकिन ये ओपेड की जो आपने बात कही, इसी प्रकार से जो चले मिल करके साथ साथ का जो एक स्लोगन दोनों ने मिल करके बनाया है, क्या ये भी न माना जाए कि पहली बार अब भारत और अमेरिका के दोनों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिल करके इस दोस्ती को ग्लोबल लेवल पर इसका इन्फ्लुएंस होगा, उसकी एक स्टेपिंग स्टोन की शुरुआत तो इन्होंने कर ही दी है। जी, और यही सब जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि एक प्रकार से चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए जो बराक ओबामा की रीबैलेंसिंग की स्ट्रैटेजी है, उसके चलते हुए इंडिया को जो प्राइम इंपॉर्टेंस फिलहाल दिख रही है कि मिल रही है, वो उस इक्वेशन का एक मुद्दा हो सकता है। और ये जो जिस ओपेड में उन्होंने बात की, एक्नॉलेज किया है कि अप्स एंड डाउन्स रहे हैं हमारी रिलेशनशिप में, जिस प्रकार की पोटेंशियल है वो हमने अचीव नहीं कर पाए हैं, और ये एक फाउंडेशन होना चाहिए अब उस पोटेंशियल को एक्चुअलाइज और रियलाइज करने के लिए। तो एक कैंडिडेट मिशन भी है कि अब तक जो हम बातचीत कर रहे हैं उसका पोटेंशियल हमने देखा नहीं है। इसीलिए ये कहना गलत हो जाएगा कि हम समझते थे कि यहीं पर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हो जाए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डायलॉग जो चल रहा है वो पूरा हो जाए। उन सब रास्तों में जो रुकावट थी उसको दूर करने के लिए आइस ब्रेकर जरूरी था, वो पक्के तौर पर हुआ है। दूसरी बात, अगर इसके साथ हम जोड़ें पूरी यात्रा को, जिस प्रकार से इन्होंने अमेरिकन कॉर्पोरेशन से बातचीत की, 1-on-1 की, एक कलेक्टिव मीटिंग अलग की, तो अगर हम टोटल टेक अवे देखना चाहें तो मुझे लगता है कि मोदी जी ये एश्योरेंस देने आए थे कि आइए बिजनेस करिए, हमारा बिजनेस करने के लिए अब देश खुला हुआ है, जितनी दिक्कतें हैं कानून की, रेगुलेशन की, उसको हम दूर करेंगे। अमेरिका का टोटल रिस्पांस कैसा रहा है? अभी भी वो वेट ऑन वॉच में होंगे या और कॉन्क्रीट एक्शन होने का इंतजार करेंगे, या एक्चुअली ये बातचीत शुरू हो चुकी है? जी, बातचीत तो शुरू हो चुकी है और ये पैरेलल में चलती रहेगी। जैसे कि अजय बांगा USIBC के जो चेयरमैन है US इंडिया बिजनेस काउंसिल के, उन्होंने ये कहा कि ये अश्योरेंसेस हम पहले भी सुन चुके हैं, अब प्रूफ इन द पुडिंग विल बी इन द ईटिंग। तो ये देखना पड़ेगा कि डिलीवर कर पाएंगे नरेंद्र मोदी जी ये जो प्रॉमिसेस कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। लेकिन उत्साह है, कॉशियस ऑप्टिमिज्म है, नर्वस ऑप्टिमिज्म, जो भी बोल लीजिए, लेकिन ऑप्टिमिज्म तो है, वो अंडरलाइंग थिंकिंग है। तो कॉर्पोरेट अमेरिका से अगर बात हुई कि आप हमको डिजिटल इंडिया में हेल्प करिए, आप हमको जनधन में हेल्प करिए, जो मास्टर कार्ड का एक रोल उसमें हो सकता है, और यहाँ ओबामा से उन्होंने ये बातचीत कर ली कि वाइजैग और इलाहाबाद और अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाना है। तो जो मोदी जी का पॉलिटिकल एजेंडा है, गंगा सफाई से लेके क्लीन इंडिया से लेके स्मार्ट सिटी तक, उसको पूरा करने में इस यात्रा से कुछ वो स्पेसिफिक टेक अवे लेके जा रहे हैं। जी, अगर आप देखें तो इलाहाबाद वाइजैग के बारे में आपने बात की, स्मार्ट सिटीज़ के लिए IBM से हमने बातचीत की है। IBM ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट से बात कर रहा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में। मास्टर कार्ड की आपने बात की, जनधन योजना, वो काफ़ी उत्साहित है गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करने में जनधन योजना पे। प्रेसिडेंट ओबामा ने खासतौर पे सैनिटेशन जो स्वच्छ अभियान प्राइम मिनिस्टर मोदी का काफ़ी पेट प्रोजेक्ट है, उसके बारे में बात की है कि बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप करना चाहेंगे इंडियन गवर्नमेंट में ये स्वच्छ भारत अभियान को लेकर। तो जो पेट थीम्स है उस पर प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ा बहुत अपना डिलीवरेबल्स जो है US से निकाल लिया है, वो सारे डिलीवरेबल इकट्ठा किए हैं। और एक फाइनल डिलीवरेबल ये है कि उन्होंने मिशेल ओबामा पूरे परिवार को हिंदुस्तान इनवाइट किया है। इसी प्रकार ब्लैक रॉक ने भी कहा कि हम वहां जाकर के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करेंगे। तो मोदी जी को इस एक्शन को जो लगातार आगे बढ़ाना है, तो कई बार हम कहते हैं कि पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट हो जाए, ये मुझे लगता है कि इवेंट और प्रोजेक्ट प्रोनाउंसमेंट से इन कामों को आगे बढ़ाते हैं। तो भारत और अमेरिका के एंटिटीज के बीच में बहुत सारा एक्शन आप आने वाले साल और 6 महीने में देखते हैं। जी, जैसा कि आनंद महिंद्रा हमसे बातचीत कर रहे थे कि ये जो बिग पिक्चर अनाउंसमेंट होती है, हेडलाइन अनाउंसमेंट होती है कि इतने MOU साइन कर दिए, उससे बेहतर ये होगा कि हर दिन क्या प्रोग्रेस आप कर रहे हैं रिफॉर्म एजेंडा को लेकर, हर दिन आप क्या कर रहे हैं ईज ऑफ बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, वो ज्यादा मायने रखता है। यानी उससे ज्यादा कि $100 बिलियन के आपने MOU साइन कर लिए, क्योंकि वास्तविकता में क्या फाइनली होता है वो अलग बात है। तो किस प्रकार से ये गवर्नमेंट डिलीवर कर पाएगी अपने प्रोमिसेस पे, और किस प्रकार से ये रिफॉर्म एजेंडा को लेके आगे लेके जा पाएगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस काफ़ी है। अब इतना ज़्यादा आपने यहाँ पे आके प्रोमिसेस किए हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को, अश्योरेंसेस दी है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स पेशेंट तो है और इंडिया में निवेश करेंगे, क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो मजबूत है इन कंपैरिजन टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स। लेकिन वो डिलीवरेबल्स भी देखना चाहेंगे, चाहे 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर, लेकिन डिलीवरेबल्स अब दिखाने की बात वहां पर आ चुकी है सरकार को लेकर। बिल्कुल। तो मोदी जी ने जहां से शुरुआत की थी अपनी फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी की, नेपाल, भूटान, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया से बातचीत के बाद, उन्होंने खत्म तो ये कह करके किया है कि लुक ईस्ट
और लिंक वेस्ट। लेकिन आज के बयानों को पढ़ करके हमको लगता है कि एक्सपर्ट यही कहने जा रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में संबंधों को जिंदा करने की शुरुआत भर नहीं हुई है, एक और शुरुआत हुई है। वो है कि जो एशिया और भारत के आसपास का जो माहौल है, पावर को जो रीबैलेंस करने की बात है, उसमें थोड़ा खुल करके भारत और अमेरिका ने बात कर ली है। जाहिर है कि इसका संदर्भ, इसका जो संबंध है वो चीन के साथ कैसे बातचीत हुई थी हमारी, उसके आगे के लिए यहाँ से कुछ मैसेजिंग आई है, जो मुझे लगता है डिप्लोमेट एक्सपर्ट जो होंगे वो थोड़ा और इसको डिकोड करेंगे। लेकिन नेट एक बहुत ही ओवरलोडेड, जैम पैक्ड यात्रा शेड्यूल था उनका, और ओबामा के साथ बातचीत एक आइस ब्रेकर से निजी तौर पर शुरू होकर के भारत और अमेरिका के संबंधों को एक नई ऊंचाई पर लेने का ऐलान आज किया गया है। व्हाइट हाउस से मेरे साथ शिरीन भान और मैं संजय पुगलिया यहाँ से नमस्कार करते हैं। जी, सिंघल साहब हमारे साथ बने हुए हैं। सिंघल जी, आपने सुना, और अगर आप संक्षेप में अगर पूरे यात्रा को समाप्त करना है, न्यूयॉर्क से शुरू होकर वॉशिंगटन तक जो एक आइस ब्रेकर की बात हुई वो तो अपनी जगह है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ने भारत स्टोरी को पिच करने में काफी सक्सेस पाई है? कुछ हद तक तो मैं सहमत हूं कि हाँ, कुछ सक्सेस हुआ है। ये जो यात्रा थी इनकी, इसमें 4 भाग हैं। पहला हिस्सा था यूएन जनरल असेंबली में स्पीच का। उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली अपना जो मैसेज है वो बहुत क्लियरली पेश किया, टेररिज्म के बारे में, देश की जो उनकी जो फ्यूचर ऑप्टिमिज्म है उसके बारे में। सेकंड था उनका मीटिंग एनआरआईज के साथ। जी, उनको एनआरआईज के प्रति उनकी एक बहुत बड़ी सहानुभूति है, और एनआरआईज भी उनको बहुत चाहते हैं। उनका बहुत सहायता रहा है मोदी जी के इलेक्शन में, तो मोदी जी उनके आभारी हैं। तो ये ग्रैटिट्यूड जो था उन्होंने रिटर्न किया है उनके साथ जो प्रोग्राम करके मैडिसन स्क्वायर गार्डन में। तो वो क्लियरली एनआरआईज को जो थैंक यू बोलने का एक सिलसिला है वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में इन्होंने कंप्लीट किया। थर्ड था मीटिंग 1-on-1 इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, थोड़ा ब्रीफ प्लीज राजू जी। हाँ, सॉरी प्लीज अ लिटिल ब्रीफ। हेलो जी। हाँ, और फोर्थ जो बैराक ओबामा और व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग, तो ये चारों मीटिंग कुछ हद तक सक्सेसफुल है। कुछ हद तक उन्होंने जो अपना प्रेजेंस रखना चाहते थे वो प्रेजेंस रखा है, जो अपना मैसेज रखना चाहते थे वो मैसेज रखा है। तो थोड़ा बहुत पीआर एक्सरसाइज है, थोड़ा बहुत मैसेजिंग है, ये उस तौर से देखा जाए तो सक्सेसफुल है। एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत तो बिल्कुल है इन रिश्तों को आगे बढ़ाने में। बहुत बहुत शुक्रिया राजऋषि सिंघल हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संजय जी आपका भी हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से जुड़ने के लिए। नमस्कार।